अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौराए पर है, जो कि हमारी सियासी और अस्करी क़यादत के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात यानी कि नून लीग, उसमें हम देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन में नई नई जो कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं वो सामने आ रही हैं। पार्टी के अंदर क़यादत का झगड़ा, फिर शरीफ ख़ानदान के अंदर जो है वो कन्फ्यूजन हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। फिर जो पार्टी रहनुमा है उनके दरमियान जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी बड़ा खुलकर सामने आ रही है। अब ये झगड़ा कहां तक जाएगा, ये पार्टी को किस हद तक डैमेज कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपने तौर पर फैसले लेने के लिए तुली हुई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि नैब चेयरमैन की तैनाती का मामला हो या फिर नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से बात हो, EVM के हवाले से बात हो, आई वोटिंग के हवाले से बात हो। कहीं हम देख रहे हैं कि हुकूमत हो या ऑपोजिशन, इनका अपना झगड़ा ख़त्म नहीं होता, दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो है वो अपने झगड़ों में लगी हुई है। तो ये सारे आज मामले पर ज़रा तफसील से बात करेंगे कि चल क्या रहा है मुल्क के अंदर। दूसरा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को भी ज़रा डिस्कस करेंगे कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा भी जो है वो पाकिस्तान आए हैं और उनके आने के मकासद क्या हैं और क्या मुतालबात वो लेकर आए हैं, पाकिस्तान किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, इस मामले पर भी आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। सारे मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह ने। अस्सलाम वालेकुम अफनानुल्लाह साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफनानुल्लाह साहब, पहले तो हम देख रहे थे कि बयानात से लग रहा था कि पार्टी के अंदर जो हैं वो तजादात हैं, पार्टी के अंदर जो है वो दो बयानिए हैं, लेकिन अब तो पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उस की जानिब से भी बड़ा खुलकर ये बताया जा रहा है। हम इसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या चल रहा है पार्टी के अंदर। आपको नहीं लगता कि ये दो बयानिए, ये तजादात पार्टी को बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं? एक तरफ जो लीडरशिप है वो कंफ्यूज है, फिर वोटर सपोर्टर्स जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है। क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे जो है वो रूट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर है और उसके अंदर जो है ज़ाहिर है हमारे पार्टी के अंदर खाली जो है वो एक हलके के अंदर बहुत सारे धड़े भी हैं। तो ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल पार्टी की खूबसूरती होती है कि लोग जो है वो अपनी अपनी सोच रखते हैं, लेकिन हमारे सबके लीडर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। तो जब एक दफ़ा वो डिसीजन ले लेते हैं, फाइनल डिसीजन उनके पास होता है, जब वो डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर पूरी पार्टी जो है वो पार्टी डिसिप्लिन जो है वो यही है कि उनके जो है वो ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है। तो ये इसको मेरा ख्याल है इससे ज्यादा जो है वो झगड़े PTI के अंदर है। बयानिया क्या है ये तो क्लियर होना चाहिए ना, किसका बयानिया चलना है? शहबाज शरीफ अलग बात करते हैं, मरियम नवाज मीडिया टॉक करती हैं तो अलग बयान देती हैं, हमजा शहबाज और बात करते हैं, तो किसके बयानिए को सही माना जाए? देखिए, बयानिया जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है और जो वो बयानिया दे रहे हैं वही पार्टी का बयानिया और बाकी तमाम लोग उसी बयानिए के साथ अलाइंड है। ये जरूर हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो उनकी मुख्तलिफ सोच होने में कोई बुराई नहीं है और मुख्तलिफ सोच होती भी है लोगों की, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि फाइनल जो डिसीजन मेकिंग है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास है तमाम मैटर्स की। तो वो अगर कहीं पर कोई डिसएग्रीमेंट होता भी है तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है जब वो जो चेन ऑफ कमांड है उसके अंदर। अगर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं तो फिर मीडिया के अंदर इस तरह के बयानात देना ये तो पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। एहतशाम साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? दो चीज़ें हैं, फिर अफनान से मैं सवाल करूंगा। हाँ। माशाल्लाह यंग समझदार हैं आप, इनके वालिद साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त दोस्त, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत में रहे, बड़ी गपशप होती थी उनके साथ, मुशाहिदुल्लाह साहब। अब देखें, दो चीज़ें हैं बड़ी वाज़ेह तौर पे जो सामने आई हैं। एक तो माज़रत के साथ जो अफनान कह रहे हैं ना, मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगा कि जी लीडर एक ही है, इसमें कोई शक नहीं कि लीडर एक ही है और फिर ये कि इख्तलाफात होते हैं लेकिन अल्टीमेटली फिर सारे उनके साथ चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का है, 2023 का इलेक्शन है, सारे लोग जिस तरह देख रहे हैं, दो राय नहीं है, लीडरशिप उन्हीं की है। इवन अपना शहबाज शरीफ साहब भी, हमजा भी जब बात कर रहे होते हैं तो लीडर उनको वही मान रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तक बात रुक के आगे नहीं चली जाती। देखिए सोनिया, आज जो इख्तलाफ जिस तरह चल पड़े आगे, अब जिस तरह दो लोगों का नाम आता है बड़ा वाज़ेह तौर पे जो कह रहे हैं कि जी वो मरियम के बयानी को लेके नवाज शरीफ साहब की बयानी की बात करते हैं, परवेज़ रशीद साहब की बात होती है, फॉर्मर सेनेटर वज़ीर भी रहे हैं, पार्टी के डाई हार्ट लीडर हैं, सब कुछ है, और शायर खकाना बासी। एहसन इकबाल साहब के बारे में कहा जाता है वो मिडल में है, दोनों तरफ खेल रहे होते हैं।
बाकी अयाज सादिक एक तरफ हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा असाद रफ़ीक हैं, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे राना तनवीर साहब हैं, और लोग भी हैं। जब प्राइवेटली मिलते भी हैं हम लोगों से, आप लोगों से, वो भी बड़ा वाज़ेह तौर पे बात है कि हम रोज़ाना ये कहते हैं कि नुकसान हो रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा अफनान जो हम भी लोगों को मिलते हैं, जो आपके पार्टी के अंदर सपोर्टर हैं, आपके जो वोटर्स हैं, जो आपके नाकदीन भी हैं और लेकिन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये इतना लंबा पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन नहीं चल सकता। बड़ा वाज़ेह तौर पे चीज़ें सामने आनी चाहिए कि जी आपने लड़ाई लड़नी है कि सुलह करनी है। क्योंकि जिस तरीके से आप देख लें वोट पे बात होती है कि जी आर्मी चीफ के बनाने पे बार बार शहबाज साहब और ख़ास तौर पे हमजा साहब जो ये कहते हैं कि जी हमारी इस पर कोई, ये पार्टी का एक मुत्तफ़िका फ़ैसला था। मरियम साहब कहती हैं हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे। लेकिन जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो मैसेज पार्टी के अंदर लोगों का क्या जाएगा। और फिर आप देख लें आपकी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, माज़रत के साथ अफनान, जब सड़कों पर लाने की बात होती है तो आप लोग, आपके बंदे वोटर सड़क पे नहीं आते। कोई बिजनेसमैन है, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स कम्युनिटी के लोग हैं, सपोर्ट करेंगे, मार खाने के लिए चंद लोग आते हैं, लेकिन वो भी आप देख लें पीछे हट जाते हैं। अब दो लोग बात कर रहे हैं, एक तो बात कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात, मज़ामत और साथ साथ मुफाहमत की बात है। फिर आपकी जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं बन पा रही, बहुत बड़ा डेंट पड़ा अपोजिशन की पार्टियों में। जब ये इत्तेहाद आपका ख़त्म हुआ है, टूट गया, पीपल्स पार्टी ANP अलहदा हो गए, वहाँ पे आपके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। दोनों एक दूसरे को, हर जगह पे आप देख लें, TV पे आएँ, हर जगह बहस मुबासा होता है, एक दूसरे के खिलाफ जो है ना वो टांग उनकी खींची जा रही होती है। अब सवाल ये है कि जी पार्टी के अंदर 2023 आने वाला है, जिस तरीके से इलेक्शन के करीब जा रहे हैं, लोग आमतौर पे लिखने वाले, कहने वाले, माज़रत के साथ अफनान नरम गोशा रखने वाले, आपके जिसको कहना चाहिए सलमान गनी जैसे लोग, और जावेद चौधरी साहब, और जिसको और क्या कहना चाहिए सलीम साफ़ी, ये लोग कह रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। हर आदमी का हक पहुँचता है किसी को सपोर्ट करे सिटीज़न के तौर पे। वो भी ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर जो सब कुछ हो रहा है, पार्टी के अंदर ये बहुत ज़हर कातिल है, नुकसानदेह है। जितनी जल्दी हो सकता है कि इन इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए। अदरवाइज़ जिस शक का इज़हार किया जा रहा है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं अफनान 2023 का इलेक्शन जीतना, वो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी देखिए, मैं इसमें यही कहूँगा कि हमारी पार्टी के अंदर जो ये जो बयानिया वाला मामला है, इसको बहुत उठाया गया है, लेकिन मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया, ये इस तरह के मामला चलते रहते हैं। इससे ज़्यादा ख़तरनाक मामला PTI के अंदर है, जो उधर तो तकरीबन 5-6 लोग ऐसे हैं जो हर वक्त अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं वज़ीर आज़म की पोस्ट के लिए, इमरान खान की रिप्लेसमेंट के तौर पे। तो ये बात जो है वो इसका नुकसान तो उनको बाद में होगा जब PTI हुकूमत में ही रहेगी। अब तो वो मज़े कर रहे हैं ना, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, रूलिंग पार्टी में भले हों, लेकिन फिलहाल तो वो गवर्नमेंट में, आपने तो गवर्नमेंट में आना है। गवर्नमेंट में आने के लिए जो है ना फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होगी। माज़रत के साथ मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था आपको। जी देखिए, अभी कंटोनमेंट का इलेक्शन भी हुआ है, उसके अंदर आपने देखा है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, और उसके अंदर जो है वो हमने इन्हीं हालात के अंदर ही सारी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। और मुझे यकीन है कि जब भी कभी भी पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर जो है वो थोड़ा बहुत माहौल हुआ, तो हम इलेक्शन जो है वो स्वीप करेंगे पूरे पाकिस्तान में। और उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें ज़मीन पे नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि मैं तो खुद पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं ग्राउंड पर काम भी करता हूँ, तो हमें नज़र आता है कि ये मामला है। अब ये जो इवन 2018 का इलेक्शन था वो भी हम हारे नहीं थे, उसके एक अलग बहस है, उसके अंदर भी की जा सकती है। 2013 का इलेक्शन भी शायद खान अब्बासी कहते हैं कि हमने भी, वो कहते हैं धांधली से जीता था। नहीं, शायद साहब मैंने ऐसी बात सुनी नहीं सुनी है, ऑन रिकॉर्ड है, बड़े धड़ल्ले के साथ एक से ज्यादा दफा बात की उन्होंने के शो में। मेरी उसके अंदर ये वाली बात नहीं है, लेकिन जो है मैं ये जरूर कहूँगा कि जो 2018 के अंदर जो मामला किया गया, पोलिंग स्टेशनों के अंदर जिस तरह लोगों को घुसाया गया और जो हमारे पोलिंग एजेंटों को निकाला गया, फॉर्म 45 नहीं दिए गए। मैंने 2013 का इलेक्शन भी देखा है, 2002 का भी, 8 का भी, 2018 का। तो इस तरह तो बड़ा कभी कम ही हुआ है कि आप पोलिंग स्टेशनों के अंदर भी जो है वो लोग घुस जाएं और वो जो कैंडिडेट है उनको ना आने दें, और उसके बाद जो मामला किए गए वो सारे दुनिया के सामने थे। लेकिन चले, मैं ये कहता हूँ कि 2023 का इलेक्शन हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा हम क्लीन स्वीप करेंगे। पंजाब में तो हम झाड़ू फेरेंगे, कोई बचेगा ही नहीं। तो पंजाब में फेरेंगे। ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में अफनान पता चल गया कि आपकी पार्टी सिर्फ पंजाब के लिए है, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 30 बरस से सिर्फ पंजाब में ही है। जाहिर है बड़ा सूबा है, असल पाकिस्तान ही वो है, 13 करोड़ का सूबा है, वहाँ से आप जीत के आप वजारत आला भी ले लेते हैं पंजाब की, और प्राइम मिनिस्टर भी ले लेते हैं। हाँ जी, लेकिन हम खाली वहाँ नहीं जीतेंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह हम हज़ारा जो डिवीज़न है KPK के अंदर, उधर हम स्वीप करेंगे।
उसके अलावा हम KPK के अंदर और भी जगहों पे जीतेंगे। चले, ये तो में अफनान साहब वक्त बताएगा 2023 में सिनेरियो क्या बनेगा। दूसरा अफनान साहब, ये जो इदारों पर तनकीद का मामला है, हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद तनकीद होती है, फिर खामोश हो जाते हैं, फिर दोबारा से तनकीद शुरू हो जाती है। कल भी मरियम नवाज ने DGI/SI का नाम लेकर, फिर 2 साबिक जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम लेकर उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ये क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, किसको पैगाम दिया जा रहा है? आपको नहीं लगता कि ये इदारों पर तनकीद का जो मामला है, इस पर हमने देखा शहबाज शरीफ साहब इसके हक में नहीं है, हमजा शहबाज इस पर बात करने से वो कहते भी हैं कि हमारे इदारों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, दोनों बाप बेटा ये कहते हैं अफनान। तो फिर क्या अचीव कर लेंगे सर आप इदारों पर तनकीद करके? देखिए, पहली तो बात यह है कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी वादे तौर पे ये बात की कि ना हम किसी फौज के इदारे को, ना ISI को, ना किसी और इदारे को टारगेट कर रहे हैं, हम उन इंडिविजुअल्स का नाम बता रहे हैं जो कि इन्वॉल्व हैं जमहूरियत को सैबोटाज करने के अंदर, जो जिन लोगों ने जो है वो फैसले करवाने के लिए जजों को जो है वो उनको इन्फ्लुएंस किया। और वो बड़ा एक क्लियर केस है। ये तो आपको मरियम नवाज साहिबा को दाद देनी चाहिए जिन्होंने इतना बहादुरी के साथ ये वाला काम किया है। ये मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में जो है कौन करता रहा है? ये जब हम कर रहे हैं तो हमें मीडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए और हमें उन तमाम इदारों को सपोर्ट करना चाहिए जो चाहते हैं कि पाकिस्तान इदारों पर तनकीद करना, उनको कंट्रोवर्शियल बनाना, ये इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं। दूसरा अफनान, इसमें एक ये भी एलिमेंट है। देखिए, जब आप माजरत के साथ जब अदारों की बात करते हैं, देखिए वो नवाज शरीफ साहब का क्लिप यूट्यूब पे पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने पूछा उनसे सवाल, कोई बात हुई तो उन्होंने कहा दुनिया में 2 ही लीडर हैं, एक जो बाइडन है, दूसरा नरेंद्र मोदी है। आप मुझे बताएं, वो मोदी आप देख लें, मुसलमानों का कातिल, कश्मीर में, असम में, अभी आप देखें 3 महीने पहले 40-45 लोगों को न्यू दिल्ली में मारा था, गुजरात में जो कुछ हुआ, आप उसको लीडर बना रहे हैं। तो मुझे आपका क्या ख्याल है कि लोग इन बातों को ये नोटिस नहीं लेते? देखिए, मैंने ये क्लिप नहीं देखा, अगर आप मुझे भेज दें तो मैं भी देख लूं, लेकिन हमारी उनके साथ कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है। इमरान खान साहब तो ये कहते रहे कि मैं दुआ कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म बन जाए, इसके ऊपर तो उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं उसका जवाब दे दूं, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ इस बात पे। लेकिन वो बात ये थी, सॉरी आपकी बात कट रही है अफनान, देखें हमेशा कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का कश्मीर के साथ मामला हल होगा, कभी कांग्रेस जब जो आप इक़्तिदार में होगी नहीं होगा, ये बीजेपी के ज़माने में होगा। आपको याद है कि जिस तरीके से बीजेपी की लीडरशिप पहली थी, उनके साथ जो मुज़ाकरात हुए थे, बहुत सारे मामला हमारे 2002 में आई बार टू आई बार थे, हमारे 1.5 साल तक फौजें आपने देखा दोनों बॉर्डर पर खड़ी हुई थी। वो ये था कि कोई बड़ा, अभी देखें जिस तरीके से मनमोहन सिंह वो कहते हैं कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते थे, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, बड़े फैसले यही शख्स कर सकता है। वो उस तनाज़र में बात की गई थी कि ये आ जाए तो शायद मसला हल हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे चाहते हैं जी, वो चाहते तो देखें ना, ये तो एक आपने उनके नैरेटिव को लेके उनकी एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन अगर मैं उनके अल्फाज को लूँ तो मैं तो ये समझूंगा कि वो चाहते हैं, जब वो इतना क्लियरली कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ कि वो वज़ीर आज़म बन जाए। और ये बात कहना, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और वाजपेयी जो है वो इधर लाहौर आया था, तब तो बड़े लोगों को तकलीफ हुई थी कि ये क्यों आ गए। उस वक्त तो किसी ने नहीं किया ये वाली बात कि ये कश्मीर का मसला हल कर रहे हैं, हमारी हुकूमत गिरा दी गई उसके बाद जो है। तो ये बात जो है, ये देखें, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान एक बात कहे तो वो ठीक हो, हम कहें तो वो गलत हो। तो बात जो है वो एक यार्ड से एक ही होनी चाहिए सबके लिए। मैं दोबारा आना चाहूँगा तो जो मरियम नवाज साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर अभी जो बात हुई, देखें उन्होंने बड़े क्लियरली ये वाली बात की। मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ कि हम किसी इदारे को टारगेट नहीं कर रहे, हम जुडिशरी को टारगेट नहीं कर रहे, हम ISI को टारगेट नहीं कर रहे, हम उस इंडिविजुअल का नाम बता रहे हैं जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जिसने जजेस के साथ इन्फ्लुएंस किया डिसीजन को, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो तबाह बर्बादी आई है पिछले 3 साल के अंदर, ये लोग उसके जिम्मेदार हैं। जब आपने एक जमहूरी हुकूमत को डी ट्रैक किया, आपने CPAC को डी ट्रैक किया, आपने साजिशें की अपने मुल्क के खिलाफ, ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना। आप मुझे बताएं, जो 2.5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे गए हैं, उनकी जिम्मेदारी किसको है? ठीक है, आपकी बात सही है। जो इकोनॉमी के साथ हुआ, जो मुश्किल हालात में बहुत से हवालों से आप कह सकते हैं कि इनके लिए मुश्किलात हैं, नहीं कर पाए और इनको इल्ज़ाम लेना पड़ेगा। गुर्बत की बात हो रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, महंगाई की बात हो, दे नीड टू बी आस्क्ड जी क्या क्यों ऐसा हुआ। देखिए, अब असल बात जो हो रही है ना, जो आप बात कर रहे हैं अफनान, एक अरसे के बाद मरियम साहबा ने ये बयान दिया जिसमें सिंगल आउट करके एक आदमी का नाम लिया। अदरवाइज आप देख लें कि अदारों का नाम लिया जाता था। नवाज शरीफ साहब जितने उन्होंने जलसे किए, उन्होंने 2 नाम तो लिए ही लिए, अदारों का भी नाम लिया था।
अभी सवाल यह है कि लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो की गई, जो उनका केस है एवन फील्ड वाला, अब देखें वहाँ पे वो लड़ना नहीं चाह रही केस अपना। अब उन्होंने शौकत सिद्दीकी जज को ले आए, अरशद मलिक को मरहूम को बीच में ले आई हैं, एक उसकी हेयरिंग हो चुकी है, वो उस पर आर्गूमेंट शुरू हो चुके हैं। लोग कहते हैं गलती हो गई है बहुत बड़ी आपसे, अब लीगल बुनियाद पे केस लड़ना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि जी सियासी बुनियादों पे केस लड़ रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है, बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जी हाई कोर्ट से जो फैसला आना है शायद आप लोगों के हक़ में ना हो, 2023 का इंतज़ार है, कौन वहाँ पे बैठे होंगे, कहाँ से रिलीफ लेना है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये केस उनको लड़ना चाहिए था। और जो इस वक्त उन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब, इरफान कादिर साहब हमारे दोस्त भी हैं, वो जिस तरीके से जजों के साथ लड़ाई करते हैं, जो उनका रवैया होता है, वो कहते हैं और केस ख़राब होगा उनका। जी देखिए, इरफान कादिर साहब एक बहुत ज़बरदस्त लॉयर हैं। मैंने मेरा उनके साथ मैंने सुनने में मुझे इत्तफाक हुआ कि उनकी हेयरिंग और बड़ी अच्छी उन्होंने किया केस प्लीड। देखिए बात ये है, जब वो अटॉर्नी जनरल थे रोज़ लड़ाई होती थी इफ्तिखार चौधरी साहब से उनकी, पीपल्स पार्टी के ज़माने में मैं देखा करता था वहाँ पे। यहाँ शॉर्ट ऑफ दिस थिंग कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे, लेकिन तुर्की ब तुर्की जवाब दिया करते थे वो। देखिए जो जज अरशद मलिक साहब थे ना, उन्होंने फैसला दिया था मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ। उन्होंने उनकी वीडियो जो है और जो एविडेंस सारा का सारा है उनका, वो हमने उस केस का हिस्सा बनाना ही बनाना है। आप मुझे बताएं ना, हम उसकी ये लीगल बेसिस के अंदर ही आती आज है ना। तक सामने नहीं आई वैसे वो कह रही थी कच्चा छट्टा खोलेंगी, वो तो खोले ही नहीं है और इस केस का इसके बारे में अभी तक सामने नहीं आई। वो कच्चा छट्टा क्यों नहीं खोला गया अभी तक? आप पटिशन अगर आप उसको देखें ना, पटिशन के अंदर तो उन्होंने सारी बात पूरी डिटेल में बता दी है कि वहाँ पे क्या हुआ। कि उन्होंने कहा हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, ये तो हम नहीं होने देंगे। जस्टिस सिद्दीकी, और खाली एक जज नहीं है, जस्टिस सिद्दीकी भी है और जैसे जज अरशद मलिक भी है जो इसको वेरीफाई कर रहे हैं, जो मरियम नवाज साहब। अच्छा, ये जो मीडिया टॉक की है उन्होंने हेयरिंग के बाद, ये आप कह रहे हैं कि ये वो बातें थी एहतशाम साहब जिससे मुताल्लिक कह रही थी मैं कच्चा छट्टा खोल दूंगी। जस्टिस कयूम मलिक साहब जो आपके थे, आपको याद होगा जिस वक्त वो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में थे, वो तो बड़ी मशहूर चीज़ है। शवाशी साहब से पूछ रहे थे कि हाँ जी मियाँ साहब जिन्हें तुसी कहते हो असली सजा दे देंगे, तो अब यह छोड़ दे, सब ने ये काम किया हुआ है। चलें एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अफनान साहब का इस पर मौकिफ लेंगे। नाज़रीन मुख्तसर स्ट्रेट ट्यून। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब। भी बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब आपके वक्त का। इम्तियाज गुल साहब, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर आप क्या अब समझते हैं चल क्या रहा है? एक तरफ पहले तो बड़ा वाज़ेह तजाद सामने आता था, मरियम कुछ और बात करती थी, हमजा शहबाज कुछ और बात करते थे। अब तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान मसला एक हाथी की तरह, और ये हाथी हमें नजर आ रहा है, इसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये तो बड़े वाज़ेह तौर पर अब समझ आ रहा है कि पार्टी के अंदर ये मामलात बड़े खराबी की तरफ जा रहे हैं। कितना डैमेज कर रही है ये चीज़ पार्टी को? जी देखिए, कल मेरा ख्याल है मरियम सफदर साहबा ने बड़ा वाज़ेह कर दिया था जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आई थी। हाँ। और उसमें उन्होंने कहा कि जो पिटिशन है एवन फील्ड केसेस में उनकी कन्विक्शन के खिलाफ, वो उनकी और नवाज शरीफ साहब की जंग है, उसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो जो बहुत अरसे से शेख रशीद साहब कह रहे थे ना कि नून में से शीन लीग निकल जाएगी, तो वो शायद अब लाइन खिंच गई है, वो शीन लीग जो है निकल आई है। अच्छा। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसलिए कि 7-8 साल पहले भी जब मौका आया था, नवाज शरीफ साहब ज़ेर अताब आए थे, तो उस वक्त भी हमजा शहबाज का ये कहना था कि हर दफ़ा हमें कुर्बानी क्यों दें, जब भी मौका आता है तो छोटे भाई को, मतलब मेरे वालिद को कुर्बानी देनी पड़ती है, अब हम कुर्बानी देने को आमादा नहीं हैं। और बहरहाल वो फिर ख़ानदानी ताल्लुकात चूँकि थे, बड़े भाईजान थे, उसकी वजह से वो तूफ़ान उस वक्त थम गया था। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये मामला ओपन हो गया है और शायद रिवर्सिबल हो गया है। इसमें इम्तियाज़ एक चीज़ बताइएगा, फिर अफनान से भी कमेंट देंगे इस पर। अब कुछ लोगों का कहना है और ऑफिशियली कुछ लोगों ने कह दिया है, मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की है और जावेद लतीफ़ साहब ने ये बात की है कि जी नवाज शरीफ साहब इस साल के आखिर में पाकिस्तान आ जाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो कभी भी नहीं आएंगे, जो सूरत ख्याल हो सकता है। मरियम भी कहती हैं कि जी वेलकम, वो तो खास इफ्त एंड बट के साथ कहती है ना कि आप अगर इंसाफ दिलवाएं तो मैं कल ही उनको बुलवा लेती हूँ। सवाल ये है कि ये अगर लड़ाई झगड़ा या इख्तलाफात रहते हैं, बयानिए दो रहते हैं,
2023 का इलेक्शन है, नवाज शरीफ साहब नहीं आते, फिर भी आपको लगता है अपना इम्तियाज़ के ये पार्टी जो है ना इलेक्शन जीत पाएगी, जिस तरह वो दावा कर रहे हैं कि हम स्वीप करेंगे? देखिए, दावे में और ज़मीनी हक़ाइक़ में तो एहतशाम बड़ा फ़र्क है ना। दावा करने को तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी दावा किया है कि इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में मरकज़ में और तीनों सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। तो मैं सोच रहा था जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि वो उम्मीदवार कहाँ से लेके आएंगे पंजाब में, जो उनका हशर हुआ है 2013 और 2018 के इलेक्शन में। तो एक बात अलबत्ता वाज़ेह है कि पंजाब में बहरहाल नून लीग का मजबूत गढ़ है, उनके काफ़ी सारे लोग इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन अगर ख़ानदान के अंदर की जो चपकलश है और ये इक़्तिदार की हवस, ये अगर इसी तरह जारी रही तो जाहिर है वो गढ़ जो है उसमें दरारें यकीनन पड़ेंगी, क्योंकि इनके जितने भी इनके जो दूसरे लीडर हैं, मतलब एहसन इकबाल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं, ये सब लोग, मैं ये सोचते रहता हूँ, या सरदार या सादिक जैसे लोग हैं, क्या ये सारी उम्र शरीफों के नीचे लगे रहेंगे, उनके लिए तालियां बजाते रहेंगे, यानी सेकंड लाइन में उनके पीछे हाथ बांध के खड़े रहेंगे? तो अगर तो इन्होंने यही अपना वतीरा रखा तो जाहिर है फिर इसमें मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा इनके इम्कानात होंगे जीतने के। शरीफ फैमिली को अलहदा करने की बजाय वो अगर खुद स्टेप बैक करें और इन लोगों को आगे करें और इनको सपोर्ट करें तो कोई वजह नहीं है कि ये अपने इंतखाबात में दोबारा उभर के सामने आए, लेकिन इन्हें अपना ये वतीरा बदलना होगा जो कि आप मतमय नजर इन्होंने बनाया हुआ है। इम्तियाज़ बड़ी अहम बात है, ये आपकी बड़ी अहम बात है। अफनान, इस पे क्या कमेंट करेंगे कि ये फैसला कर लें कि शहबाज शरीफ साहब को आगे आने दें और वो डेफिनेटली इलेक्शन जीत के दिखाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये एक दफ़ा एक्सपीरियंस ये भी करके देख लें आप? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर पहले जो है शायद खाकान साहब भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो ये बात करना कि खाली शरीफों के ही क्या कहते हैं सारा मामला, ये गलत है। इस पार्टी के सदर जो है वो जावेद आशमी साहब रहे थे। माजरत के साथ अफनान स्टॉप द अरेंजमेंट हुआ था, उस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब को माजरत के साथ नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा ना पार्टी का प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी और ना अपना प्राइम मिनिस्टर 10 माह के लिए बनाना चाहती थी, जो बनाया गया सीधा सीधा शाहिद खान अब्बासी को। जी, जो भी था, लेकिन क्या सदर बहुत सारे सदूर जो है वो हमारी पार्टी के, मेरी गुजारिश तो सुन लेना भाई। जी जी, हमारी पार्टी के बहुत सारे सदूर जो हैं वो शरीफ फैमिली के नहीं रहे। वज़ीर आला पंजाब जो है वो शरीफ फैमिली के नहीं रहे, वज़ारत उज़्मा शरीफ फैमिली के पास नहीं रही। तो ये बात कह देना कि जी सारे, और फिर ये बात करना कि कब तक उनके पीछे, ये भी बहुत मेरा ख्याल है गलत है। ये सवाल अगर आपने पूछना है, आप इमरान खान के लोगों से पूछें, जो इसने पिछले 3 साल में मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, कि कौन लोग आज उसके पीछे बैठे हुए हैं और वो क्यों बैठे हुए हैं। क्या उनको मिल रहा है कि 70 रुपये का आटा हो गया, 110 रुपये की चीनी हो गई है। मुल्क में लोग जो हैं वो हाथ उठा उठा के जो है वो बददुआएं दे रहे हैं इनको, और उनसे पूछे बजाय इसके। और मुझे आप एक बात बताएं कि क्या इनको वोट मिलेगा जिन्होंने पिछले 3 साल में जो तबाह बर्बादी, जो इन्फ्लेशन के साथ साथ अदनान साहब, ये अपोजिशन का भी काम होता है ना कि इन जो अवामी मामलात हैं इन पर आप हुकूमत को टफ टाइम दे। आप लोगों के तो आपस के इख्तिलाफ खत्म नहीं हो रहे। हमारे सारे के सारे लोग जेलों के अंदर जा चुके हैं। हम लोग, मैं सवाल पूछते हैं, ये लोग आगे से जवाब नहीं देते, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। जब गैर जमहूरी कुव्वतें ऐसी, ठीक है, अफनान साहब की शायद आवाज में कोई मसला है। जी एहतशाम साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी अफनान, एक दो चीज़ें हैं। अभी आपने कहा कि हमारी पार्टी में जो है ना चीफ मिनिस्टर और भी रहे हैं, गुलाम आदर वहीं मरहूम के अलावा मुझे इस वक्त ज़हन में कोई नाम नहीं आ रहा कि किसी को रखा होगा। खोसा साहब रहे हैं। कौन जी? खोसा साहब कितनी देर के लिए रहे हैं? कितनी देर के लिए हैं? दोस्त मत खोसा साहब, फिर उनके साथ आप लोगों ने क्या किया ये भी सबको पता है। पार्टी छोड़ के भी चले गए थे। उनके वालिद साहब देख रहे, जुल्फकार खोसा साहब के साथ क्या हुआ, वो छोड़ के चले गए। तो ये ना कहें ना फिर आप, आज तक पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म ने अपनी टर्म ही कंप्लीट नहीं की, तो फिर आप ये भी ना कहें टर्म तो आज तक कोई भी कंप्लीट नहीं करता, महीनों के लिए आते हैं सारे। देखे ना, ये नवाज, अभी पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब ने टर्म पूरी की, आपने शौकत अजीज ने अपनी टर्म पूरी की है, ये ना कह के नहीं पूरी की आपने, दोनों ने की है। 5 साल के लिए था, और गिलानी साहब भी जो है उनको तो कोर्ट ने क्या कहते हैं घर भेज दिया था। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। चलें आगे बढ़ते हैं अफनान साहब। अब जरा चेयरमैन नैब के मामले पर आ जाते हैं एहतशाम साहब। अफनान साहब, ये चेयरमैन नैब को लेकर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस तो हमने देखा कि जारी कर दिया, और जब नए चेयरमैन नैब के आने तक अब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही
चेयरमैन के ओहदे पर रहेंगे। अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत बड़े वाज़ेह अंदाज में कह चुकी है कि जो मुशावरत के हवाले से कि मुशावरत करेंगे, शहबाज शरीफ से नो और अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। अब सर, शहबाज शरीफ को बतौर मुल्जिम मुशावरत में हुकूमत यह कह रही है कि अखलाकन शरीक नहीं होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता ये दुरुस्त नहीं है कि वो कहते हैं कि मुल्जिम तो मुनसिफ नहीं बन सकता ना? तो क्या कोई इस हवाले से बात हो रही है कि आप अपना ओपोजिशन लीडर चेंज करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो हुकूमत मुशावरत नहीं करेगी, मुशावरत नहीं करेगी तो वो खुद से ही जो है वो कानून ले आएगी। देखिए, इसके अंदर दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये जो प्रिंसिपल डिफाइन कर रहे हैं पीटीआई वाले, अगर उसको ले लें तो फिर तो इमरान खान साहब के ऊपर हेलीकॉप्टर केस है, मालम जब्बा केस है, पिशावर बीआरटी केस है, पीटीवी के ऊपर हमला केस है जिसपे आर्टिकल 6 लगता है। उसके अलावा फखरुद्दीन बरकी जो है, इनके कज़न है जिनका नाम पंडोरा लीक्स के अंदर आ गया, लोग कह रहे हैं इनके फ्रंट मैन है। तो ये अगर असूल मुल्जिम वाला आपने लेना है तो फिर तो ठीक है, हम ये मैं ये इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ। हमारे नहीं करेंगे तो फिर इनके भी नहीं करेंगे। कह दिया फ्रंट मैन है? इमरान खान जो है के लिए अगर वही असूल होगा ना जो हमारे लिए होगा। ये बात ठीक है, लेकिन बरकी साहब का जो है कहीं भी नहीं आया कि उनके इमरान खान साहब के फ्रंट मैन है। वो तो आईसीके ने जो कह दिया है, वो जो आपने सिर्फ इनर सर्कल की बात की है, प्राइम मिनिस्टर का तो नाम आया नहीं, वो सारा एफर्ट स्कटल हो गया जिन्होंने ये काम करने की कोशिश की। क्या उमर चीमा ने वाली बात नहीं की कि हमने क्वेश्चनेयर भेजा है प्राइम मिनिस्टर को इस केस के अंदर? ये जो हॉकफील्ड और जो क्या कहते हैं लॉकगेट कंपनी है 2 ऑफशोर, और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। तो ये बात कह देना, ये तो नहीं जवाब नहीं आया तो उनका नाम भी तो नहीं आया। उनकी ऑफशोर कंपनी तो प्राइम मिनिस्टर की कोई नहीं। सबसे ज्यादा तो आप देख लें, अफनान जो वर्स्ट क्रिटिक है ना, उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उनके बिनोई हफीजुल्लाह नियाजी और उसके बाद उनके छोटे भाई इनामुल्लाह नियाजी, वो दोनों कहते हैं कि जी हमारे सख्त इख्तलाफ है, लेकिन हम ये कहेंगे नवाज शरीफ अपना इमरान खान जो है ना 1 टके की करप्शन करने वाला आदमी नहीं है। अब इससे ज्यादा क्लीन चिट कौन दे सकता है? वो जो उनका सख्त सियासी तौर पर बैरी है। ये तो कोई बात ना हुई ना। आप अगर ये तो फिर मैं आपको 10 बंदे बता दूं, ये लोग इनके अपने लोग कहते हैं हमसे जो है वो पैसे लेता है, उसकी क्या कहते हैं इनके अपने लोगों की ऑडियोज है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये पैसे खाता है। और तोशा खाना में जो डाका मारा गया है, ये ईमानदार लोग इस तरह का डाका मारते हैं। 300 तोला सोना निकाल लिया, उसके अंदर से क्या कहते हैं वो घड़ी निकाल के बेच दी पूरी दुनिया में हमारी। मैं उनका वो नहीं बनना चाह रहा, लेकिन अब टोटली वो डिनाई की जाती है कि इसमें कोई वजन नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसे ही एक बंदे ने खबर चलाई। चलें, ये जो आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल है थोड़ा सा कमेंट ले लेते हैं इनका, इम्तियाज साहब का भी। सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? अब ये मामला जो चेयरमैन नैब की तैनाती का है, इस पर अपोजिशन का तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक को कल मरियम ने भी बात की कि गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस भी ले आई है, शहबाज शरीफ से मुशावरत भी नहीं कर रहे, तो कहाँ जाता देख रहे हैं मामला? देखिए, मेरा ख्याल है ये गलत रिवायत पड़ रही है। 76 साल माशाल्लाह उनकी उम्र हो चुकी है, तीसरी अभी नौकरी पूरी कर चुके हैं, और अब चौथी टर्म उनको देर दी जा रही है। अगर अल्लाह करे कि ना दी जा रही हो तो मुझे समझ नहीं आती कि जस्टिस जावेद इकबाल सॉरी कि जस्टिस जावेद इकबाल आखिर मजबूरी क्यों है हुकूमत की या फौज की। उसमें मेरा ख्याल है कि इनको एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए, मुशावरत के ज़रिए ये काम करना चाहिए था। और इस तरह एक ऐसा शख्स जो कि मुतनाज़ भी हो गया था, उसमें मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी उनके किरदार के हवाले से नहीं है। और मैं तो बल्कि ये कहता रहा हूँ कि कोई भी एक एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए, भले वो एहतसाब ब्यूरो हो, उसका भी एहतसाब होना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। जो वादे जो दावे करते हैं कि 800-900 अरब हमने रिकवर किया है, वो लिक्विड फॉर्म में हमने रिकवर किया या नहीं, उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये कुछ अच्छी रिवायत नहीं है जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए किया गया है। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वक्त तक ये इंतज़ार क्यों किया गया है इसका। ठीक है, देखिए इसमें मुझे एक चीज़ अगर ऐड करने की इजाज़त दें, इसमें जो मुझे लग रहा है इम्तियाज़, जो आज तक जो बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर तैयार नहीं है, वो किसी मौजू पे लीडर ऑफ द ओपोजिशन से बात नहीं करना चाहते, जबकि पार्लिमानी निज़ाम में आपको कहीं ना कहीं आपसे बात करनी पड़ती है। अब ये आमतौर पे कहा जाता है कि जी ये बहुत वरीड है, इनको अपना वोट बैंक का बड़ा ख्याल है कि पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड करेगा, हम अगर इनके साथ हाथ मिला लेंगे। भाई इस बात में तो अफनान की बात में तो वज़न है ना। अभी कन्विक्शन तो शहबाज साहब की नहीं हुई ना, तो आप जब तक कन्विक्शन नहीं होती तो आप उनसे बात तो करें ना।
वो कहते हैं कि भी किसी तरीके से तो मुशावरत करेंगे ना, बाई पार्टीजनशिप नहीं होगी तो ये किस तरीके से मामला चलेंगे। फिर भी आप सही कह रहे हैं कि ये नैब के चेयरमैन की नए सिरे से तैनाती करना या एक्सटेंशन देना या नया नैब लॉ में तब्दील करना, और फिर ये तो मुझे लगता है 100 साल लग जाएंगे, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं होना और किसी जगह भी मुशावरत नहीं होगी और कंसेंसस नहीं होगा तो वो बैठे रहेंगे। तो मेरा ख्याल है ये भी एक रवैया ठीक नहीं है। ठीक है, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इम्तियाज गुल से इस पर कमेंट लेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अफनान साहब, ये जो चेयरमैन नैब का मामला है, फिर नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से भी जो है वो उस पर भी गवर्नमेंट कह रही है कि अगर अपोजिशन के पास कोई तजवीज़ हैं तो वो लेकर आएँ। तरमीम के हवाले से भी वो बात कर रही है गवर्नमेंट। तो सर, कोई अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान मुशावरत का आपको लगता है कोई रास्ता निकलना चाहिए, बैकफुट पर जाना चाहिए? क्योंकि अगर आप नहीं मुशावरत करेंगे तो फिर हुकूमत बिलडोज कर लेगी, जॉइंट सेशन से मंजूर करवा भी लेगी, चाहे ईवीएम का मामला हो, चाहे आई वोटिंग का मामला हो, फिर ये इंतहाई अहम जो नैब के हवाले से मामला है। तो आपको नहीं लगता कि मुशावरत होनी चाहिए और इस पर दोनों तरफ से लचक का मुजाहिरा होना चाहिए? देखें, जो आप नैब के चेयरमैन के मुतालिक जो बात कर रही हैं उसमें तो मुशावरत जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं कर रहे हैं, हम तो मशवरत देने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक मामला रह गया ईवीएम का, उसके एक जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसका मैं खुद हिस्सा रहा हूँ, सारी मीटिंग मैंने खुद अटेंड की है। हमने तकरीबन आधे तकरीबन आप समझ लें आधे जो इन्होंने प्रपोज किए थे नुकात, उन पे हम एग्री कर गए थे। हम जिन पे नहीं एग्री किया था वो आई वोटिंग का मामला था, वो नादरा वाला मामला था और वो ईवीएम वाला मामला। आई वोटिंग पे क्यों परेशान है अफनान? वो कहते हैं 90 लाख लोग, आपको लगता है कि सारे पीटीआई के सपोर्टर हैं? हो सकता है आपके भी सपोर्टर हों ओवरसीज पाकिस्तानी, देने तो वोट का हक उन्हें। देखिए, हम हक जो है वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया था जो आई वोटिंग का सिस्टम है इनके पास, और वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने उसका जो है वो थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया था हमने इसी गवर्नमेंट, और उसके अंदर एक स्पेनिश फर्म को हायर किया था जिसका नाम था मिनसैट, जिसका नाम है मिनसैट। मिनसैट ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो हमारी कमेटी को भी मिली होगा, अगर आप भी देख सकते हैं, शायद ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उन्होंने कहा था कि ये सिस्टम अभी मैच्योर नहीं है, इसको 3 साल लगेंगे एटलीस्ट डेवलप करने के लिए, और फिर भी बहुत सारे मसाइल एनोनिमिटी के, कॉन्फिडेंशियलिटी के और सीक्रेसी के रहेंगे। और जो ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम होता है वो दुनिया में बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम। ईवीएम भी तो कम है, आई वोटिंग तो बिल्कुल आप समझ लें नापायद है, क्योंकि उसका मसला सिर्फ ये है, और मेरा अपना भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आईटी ही है, कि आप बहुत सारी जगहों के ऊपर डेटा को चेंज कर सकते हैं। जब वो ट्रांजिट में होता है तब भी चेंज कर सकते हैं, जब स्टोर हुआ होता है तब आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मसाइल थे। अब जो बात आप कह रही हैं कि ये जॉइंट सिटिंग में पास करवा लेंगे, देखें जहाँ तक मामला ईवीएम का और आई वोटिंग का है और नादरा का है, अगर ये करा भी लेंगे तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, मैं आपको भी बता दूं। ठीक है, मैंने खुद टाइम कम है। इम्तियाज गुल साहब से इम्तियाज साहब, ये जो लोग कह रहे हैं कि जी कुछ चीज़ें अच्छी भी इसमें हुई हैं, जिस तरीके से इनकम टैक्स लॉ में तब्दीली होगी, बिजनेसमैन के लिए बहुत रिलीफ मिल जाएगा, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बहुत कुछ रिलीफ मिल जाएगा, आपको लगता है इससे कोई फायदा होगा? और करप्शन केसेस का रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल और 6 माह में फैसले की भी तजवीज़ है। जी बिल्कुल, देखें कुछ चीज़ें तो अच्छी हुई हैं, उसमें तो मेरा ख्याल है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो तो एक शुतर बेमहार की तरह, जिसके जब कोई अखबार में खबर आती थी और नैब के हरकारे उसके पीछे दौड़ पड़ते थे, और काफ़ी सारे रेफरेंसेस इस वजह से मेरे ख्याल है बाहर भी फेंक दिए गए कि अखबारी इतलात की बुनियाद पे वो रेफरेंस बनाए गए। तो मेरा ख्याल है उससे जो इस इदारे के तरीक़ाकार को बेहतर करने में ज़रूर मदद मिलेगी। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है, सिस्टमिक करप्शन जिसको कहते हैं, उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तासुर ये भी है, बड़ा हैवी तासुर है मार्केट में, कि नैब यानी अकाउंटेबिलिटी करने वाला इदारा खुद करप्शन का शिकार हो चुका है अंदर से, और इसके जो अंदर काम करने वाले हैं ये उनकी ज़बानी हमने सुना है कि किस तरह रेफरेंसेस आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह चाहे बड़े ब्यूरोक्रेट हों या बड़े सियासतदान हों, माल तो उनके पास बहुत होता है, तो वो अच्छे वकील करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी महंगी फीसों वाले, और वो फिर बेचारे प्रोसिक्यूटर 2-3-4 लाख रुपए उसकी तनख्वाह होती है, उसकी हैसियत क्या है? तो उसकी वजह से ना वो एक करप्शन का एक रास्ता खुलता है। इसमें और ऐड करना है, ये लोग कहते हैं कि सिनिक व्यू इम्तियाज ये है कि यहाँ अपना जिस तरीके से स्टेटस को है, जिस तरीके से माफियाज हैं, कोई भी आ जाए ये करप्शन नहीं खत्म हो सकती। एक काफ़ी हद तक ये दुरुस्त है। देखें ना, जाम कमाल चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान,
उनके खिलाफ बगावत हो गई है। क्यों? उस बंदे ने 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए हैं कोयटा में, उसने हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दी, उसने सड़कें बेहतर कर दी हैं। वो खाता पीता नहीं है, एक्चुअली किसी को खिलाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, पिलाता भी नहीं है। तो लोग कहते हैं हमें वक्त नहीं देता, उसके खिलाफ जो वायद शिकायत है कि जी हमें वक्त नहीं देता। अच्छा। तो ये एक सिस्टेमिक करप्शन है जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और यही काम बाकी सूबों में भी होता है पूरे सही। हुकूमती मशीनरी के अंदर। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फानुल्लाह साहब और एहतशाम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।